हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरानिया क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बढ़ेंगे अकाउंट्स के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। और समझते हैं ये शेयर्स क्या होता है, हमें ये क्यों पढ़ना है और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले शेयर्स को समझने से पहले, शेयर्स को एंट्री करने से पहले हमें एक कहानी को समझना होगा, हमें एक स्टोरी को समझना होगा। और समझते हैं वो स्टोरी क्या है। ओके, एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। अच्छा ठीक है, एक्स लिमिटेड अपना बिजनेस कर रहा था। एक्स लिमिटेड अपना क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। एक्स लिमिटेड को पैसे की ज़रूरत पड़ी। एक्स लिमिटेड को क्या? पैसे की ज़रूरत पड़ी। उसने सोचा मुझे अपना कंपनी क्या करना है? एक्सपेंड करना है। मुझे अपने कंपनी को क्या करना है? एक्सपेंड करना है। कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए ऑफकोर्स सी बात है, पैसे की ज़रूरत होगी। तो एक्स लिमिटेड ने सोचा क्यों ना पैसे को मार्केट से उठाया जाए। मार्केट से उठाया जाए मतलब क्यों ना पैसे को बाज़ार से उधार लिया जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स लिमिटेड सोच रहा है क्यों ना हम लोग पैसे को बाज़ार में से उधार लोगों से मांग के ले आते हैं और फिर अपने कंपनी को क्या कर लेते हैं? एक्सपेंड कर लेते हैं। कंपनी को क्या कर लेते हैं? एक्सपेंड। तो और समझते हैं एक्स लिमिटेड पैसे को मार्केट से किस तरह से उठा सकता है। एक्स लिमिटेड पैसे को मार्केट से किस तरह से उठा सकता है। ओके ना, चलो ध्यान दो। तो एक्स लिमिटेड के पास मार्केट से पैसे उठाने के लिए दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बच्चों? दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन 1 और एक दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन 1 में कंपनी क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के? आप आओ मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, मैं आपको बदले में कंपनी का क्या बना दूंगा? मालिक बना दूंगा। मतलब ऑप्शन 1 के अंडर कंपनी क्या दे रही है? ओनरशिप। ऑप्शन 1 के अंदर कंपनी क्या दे रही है? ओनरशिप। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। यह है हमारा एक्स लिमिटेड, यह हमारा कौन? एक्स लिमिटेड। यह है हमारा एक छोटा सा बच्चा मिस्टर ए। कौन है ये? मिस्टर ए। एक्स लिमिटेड चिल्ला चिल्ला के बोल रही है आप हमें पैसे दो, हम आपको ओनर बनाएंगे। आप हमें पैसे दो, हम आपको क्या बनाएंगे? ओनर बनाएंगे। तो मिस्टर ए क्या हुआ? इस स्कीम से अट्रैक्ट हो गया और इसने एक्स लिमिटेड को 5 लाख रुपए दे दिए। और इसने एक्स लिमिटेड को कितने दे दिए? 5 लाख रुपए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मिस्टर ए पूरे एक्स लिमिटेड का ओनर बन गया? क्या मिस्टर ए पूरे कंपनी का मालिक बन गया 5 लाख रुपए देके, या फिर वो कंपनी का मालिक बना है सिर्फ 5 लाख रुपए तक के लिए? बाबू ऑब्वियस सा बात है ना, क्या एक्स लिमिटेड क्या बेवकूफ़ है क्या कि वो ए से 5 लाख रुपए लेगा और उसे पूरे कंपनी का मालिक बना देगा? ऐसा तो नहीं करेगा। तो एक्स लिमिटेड ने क्या किया बताओ मेरे को? मिस्टर ए से 5 लाख रुपए लिए, उसे मालिक भी बनाया, पर कितने रुपए के लिए? सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक के लिए। तो आपको एक डाउट क्लियर हो गया। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहे हैं? अगर आप कंपनी को ऑप्शन 1 के अंडर पैसे दोगे, अगर आप कंपनी को ऑप्शन 1 के अंडर क्या दोगे? पैसे दोगे, तो कंपनी आपको क्या करेगी? ओनर बनाएगी। कंपनी आपको ओनरशिप देगी, पूरे कंपनी का ओनरशिप दे देगी, या फिर जितने आपने रुपए लगाए हैं, जितने हमने रुपए लगाए हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई डाउट है क्या? अच्छा चलो, अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। कंपनी ने क्या बोला? अब हमें, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पसंद आ रहा है तो आप हमें ऑप्शन 2 में भी पैसे दे सकते हो। आप हमें क्या? ऑप्शन 2 में भी पैसे दे सकते हो। ऑप्शन 2 क्या बोलता है बताओ मेरे को? ऑप्शन 2 बोल रहे हैं आप हमें पैसे दो और हम आपको क्रेडिटर बना देंगे। हम आपको क्या बना देंगे? क्रेडिटर बना देंगे। क्रेडिटर मतलब कर्जदार। क्रेडिटर मतलब क्या? कर्जदार। कहने का मतलब है अगर मैं 10 लाख रुपए ऑप्शन 1 के अंडर में दूँ तो मैं कंपनी का मालिक बनूंगा 10 लाख रुपए के लिए, और अगर मैं 4 लाख रुपए ऑप्शन 2 के अंडर में दूँ, अगर मैं क्या 4 लाख रुपए ऑप्शन 2 के अंडर में दूँ, तो क्या मैं ओनर बनूंगा कंपनी का? नहीं, मैं कंपनी का कर्जदार बनूंगा। मैं कंपनी का क्या बनूंगा? कर्जदार। कितने रुपए के लिए? 4 लाख रुपए के लिए। तो आप सोच रहे होगे भैया ऑप्शन 1 अच्छा है या ऑप्शन 2 अच्छा है? ऑप्शन 1 अच्छा है या ऑप्शन 2 अच्छा है? तो अब मैं आपको दोनों के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स बताता हूँ, तो आप लोग खुद जज कर पाओगे कि आपको किस में पैसा लगाने का मन है। कोई दिक्कत की बात? अच्छा ठीक है, आप बताओ ना। ओनरशिप मिल रहा है हमें कंपनी की। ओनरशिप मतलब हमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। हमें प्रॉफिट में क्या मिलेगा? हिस्सा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या? प्रॉफिट शेयर या फिर शेयर इन प्रॉफिट। ऑप्शन 1 में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, इधर हम लोग तो कर्जदार हैं तो नो शेयर इन प्रॉफिट।
नो शेयर इन प्रॉफिट। कर्जदार को कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर आपने ऑप्शन 1 में पैसा लगाया, कंपनी आपको क्या बोलेगी? अगर आपने ऑप्शन 1 में पैसा लगाया, कंपनी आपको क्या बोलेगी? हम लोग आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। हम लोग आपको क्या देंगे? प्रॉफिट में हिस्सा। और अगर मान लो उस साल कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, अगर उस साल कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो हम लोगों को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग ऑप्शन 1 में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या है? रिस्क है। हमारे पास क्या है? रिस्क है। क्या रिस्क है? अगर कंपनी कमाएगी तब तो हमें वो प्रॉफिट देगी, नहीं कमाएगी तो हमें प्रॉफिट नहीं देगी। अच्छा, तो इसमें रिस्क है क्या? हम लोग कंपनी के कर्जदार हैं, हमने कंपनी को 4 लाख रुपए उधार दिए हैं। हम लोग कंपनी को क्या बोलेंगे? देखो, हमें तुम्हारी कमाई से कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारी कमाई से क्या कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी को उधार देते हो तो आप बदले में क्या लेते हो? उससे ब्याज लेते हो। ब्याज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो बाबू, जो ऑप्शन 2 है ना, हमने कंपनी को कितने रुपए दिए थे? 4 लाख रुपए दिए थे। तो अगर हम लोग कंपनी को 4 लाख रुपए देंगे तो हम लोग कंपनी से प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगेंगे, हम लोग कंपनी से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट मांगेंगे। हम लोग कंपनी से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट मांगेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, हम लोग इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो बताओ ऑप्शन 2 में रिस्क या नो रिस्क? नो रिस्क। हम लोग क्या बोलेंगे? आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा इंटरेस्ट चाहिए। और ये लोग बंदे ऐसे बोल सकते हैं क्या? हमें आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो भी ओनरशिप है ना, इन लोगों के पास भी क्या है? ओनरशिप। तो ये लोग अपनी कंपनी को तो बर्बाद नहीं करेंगे। तो एक डिफरेंस आपको मालूम चला, अगर आप ऑप्शन 1 में पैसा लगाते हो तो आप मालिक बनते हो, ऑप्शन 2 में अगर आप पैसा लगाते हो तो आप क्रेडिटर बनते हो। कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 1 के अंदर आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ऑप्शन 2 के अंदर आपको प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। ऑप्शन 1 में रिस्क है, ऑप्शन 2 में कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है ये जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है ना, इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, कंपनी कोई भी डिसीजन खुद ब खुद लेती है क्या? नहीं। कंपनी अपने सारे ओनर्स को बुलाती है और उन सबसे डिस्कस करके कोई डिसीजन लेती है। डिस्कस कैसे करती है? थ्रू वोटिंग। कैसे डिस्कस करती है कंपनी? थ्रू वोटिंग। तो कहने का मतलब है, अगर आप ऑप्शन 1 में पैसा लगा रहे हो ना, तो आपको कंपनी के अफेयर्स में वोटिंग राइट मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मतलब बच्चों, ये जितने भी ऑप्शन 1 में जिन्होंने पैसा लगाया था वो लोग के पास क्या रहेगा? वोट करने का अधिकार रहेगा। किस में? कंपनी के मैटर्स में। अच्छा, ये लोग तो कर्जदार हैं, ये लोग तो आउटसाइडर्स हैं, इन लोगों के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? नो वोटिंग राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया कंपनी जब मार्केट से पैसा उठाती है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा ऑप्शन 1 का पैसा है, कौन सा ऑप्शन 2 का पैसा है? तो कंपनी जब ऑप्शन 1 में पैसा उठाती है ना, तो कंपनी से क्या कहती है? शेयर। मतलब अगर आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, अगर आप कंपनी के क्या खरीद रहे हो? शेयर, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे? ओनर। और भाई अगर आप ऑप्शन 2 मतलब कंपनी ऑप्शन 2 में बेचती है डिबेंचर। कंपनी ऑप्शन 1 में जिस मीडियम के थ्रू पैसा उठा रही थी उस मीडियम का नाम क्या है? शेयर। कंपनी ऑप्शन 2 में जिस मीडियम के थ्रू पैसा उठा रही थी उस मीडियम का नाम क्या है? डिबेंचर। और थोड़ा सम अप करते हैं, ठीक है? अगर आपने ऑप्शन 1 में पैसा लगाया, मतलब आपने कंपनी का क्या बाय किया? हमने कंपनी का शेयर बाय किया। हमने कंपनी का क्या बाय किया? शेयर। हम लोग क्या कहलाएंगे? ओनर। हम लोग क्या कहलाएंगे? ओनर या फिर शेयर होल्डर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कंपनी का डिबेंचर बाय किया तो हम लोग क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर या फिर डिबेंचर होल्डर। कोई दिक्कत की बात? शेयर होल्डर्स लोग को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, मतलब शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है बदले में? डिविडेंड। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, तो आपको क्या मिलेगा? उस कंपनी का डिविडेंड। उस कंपनी का क्या मिलेगा? डिविडेंड। व्हाट डू यू नो? डिविडेंड, प्रॉफिट में हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट। और अगर आप उस कंपनी का डिबेंचर खरीद रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? नो शेयर इन प्रॉफिट, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स लोग को बाबू रिस्क बियर करना पड़ता है। कमाई होगा तब तो डिविडेंड मिलेगा, कमाई नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को समझ में आया? शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। शेयर होल्डर्स के पास क्या होते हैं? वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ मेरे को, क्या शेयर होल्डर्स की कमाई फिक्स होती होगी? क्या शेयर होल्डर्स लोग को फिक्स डिविडेंड मिलता होगा? नहीं। क्यों नहीं बाबू? क्योंकि ये लोग कौन है? ओनर्स हैं। ये लोग कौन है? ओनर्स। ओनर्स को क्या बोला गया? आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा तो डिविडेंड भी ज़्यादा, अगर प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इधर
डिबेंचर होल्डर में बताओ मेरे को, इन लोगों को क्या मिलता है? फिक्स इंटरेस्ट। इन लोगों को क्या मिलता है? फिक्स इंटरेस्ट। अगर कंपनी ने बोल दिया आप मेरे डिबेंचर को बाय करो और मैं आपको 8%, 9%, 10% वो मेंशन रहता है उतना इंटरेस्ट दूंगा, तो फिर कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, कंपनी उतना % इंटरेस्ट दे के रहेगी। कितना % इंटरेस्ट? जितना कंपनी ने मेंशन किया था। अगर कंपनी ने लिखा था 9% डिबेंचर, कंपनी ने क्या लिखा था? 9% डिबेंचर, तो कंपनी आपको 9% डिबेंचर दे के रहेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब हम लोग इसे एक टेबल के फॉर्म में समराइज़ कर लेते हैं। क्या है ये, तो आप लोगों को लिखने में आसानी होगी, है ना। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा और आप लोगों को एक रॉ आइडिया मिला होगा कि ये शेयर्स क्या है और ये डिबेंचर क्या है। तो बाबू आप लोगों को क्लास 12 में इन दोनों के ही अकाउंटिंग्स को सीखना है। शेयर्स के अकाउंटिंग को भी सीखना है और डिबेंचर के अकाउंटिंग को भी सीखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक तरफ लिखते हैं हम लोग शेयर, एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या? डिबेंचर। एक रो आइडिया मिलेगा हम लोग को। शेयर कौन है बाबू? ओनर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। कोई दिक्कत की बात? अच्छा इधर बताओ, डिबेंचर वाले कौन है बाबू? क्रेडिटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ध्यान दो, तो इन लोगों को क्या मिलता है बाबू? शेयर इन प्रॉफिट। इन लोगों को क्या मिलता है? शेयर इन प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों को क्या मिलता है? फिक्स्ड इनकम। क्या मिलता है इन लोगों को? फिक्स्ड इनकम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। कोई दिक्कत की बात? इसमें तो रिस्क है ना, रिस्क इन्वॉल्व। इसे बताओ मेरे को, नो रिस्क इन्वॉल्व। कोई दिक्कत की बात? इन लोगों को क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट्स। इन लोगों को क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट्स। अच्छा इन लोगों को क्या मिलते हैं? नो वोटिंग राइट्स। इन लोगों को क्या मिलते हैं? नो वोटिंग राइट्स। ये मैंने आप लोगों को एक रॉ आइडिया दिया कि शेयर क्या है और डिबेंचर क्या है। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने आपको बताया था ना, हर फॉर्म ऑफ बिजनेस एक लॉ से गवर्नड है। जब मैंने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, कंपनीज़, ये सारे बिजनेस क्या है? एक अलग अलग एक्ट से गवर्नड है। जो कि हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप किससे गवर्न था बताओ मेरे को बाबू? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप उस लॉ से गवर्न था। तो बाबू इस बार हम लोग किसके अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं? कंपनीज़ के। इस बार हम लोग किस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं? सोलो प्रोप्राइटर के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं या पार्टनरशिप के बारे में भी नहीं पढ़ने वाले। हम लोग एक नए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले। उस फॉर्म ऑफ बिजनेस का नाम क्या है? कंपनीज़। तो कंपनीज़ का भी तो कोई एक्ट होगा ना, कंपनीज़ का भी क्या होगा? एक्ट होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनीज़ एक्ट 2013। बोलो मेरे साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनीज़ एक्ट 2013। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले ना आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स कॉपी में, कॉन्सेप्ट कॉपी में हेडिंग देना शेयर्स, और ये क्या करना है? एक तरफ शेयर लिखना है, एक तरफ डिबेंचर लिखना, इस तरह से कॉपी कर लेना। ओके, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। आप लोगों ने डिफरेंस नोट कर लिया। अब आप लोग आगे एक लाइन छोड़ के जरूर लिख लेना, कंपनीज आर गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप किससे गवर्न थी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज किससे गवर्न है? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब हम लोग जो भी अकाउंटिंग इस बार करने वाले हैं वो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। ध्यान देंगे बाबू, इस चैप्टर में हम लोग डिबेंचर पढ़ रहे हैं या शेयर्स पढ़ रहे हैं? शेयर्स पढ़ रहे हैं। डिबेंचर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शेयर्स। शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं। शेयर्स कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। बोलो क्या क्या? एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप इक्विटी शेयर खरीदोगे तो आप इक्विटी शेयर होल्डर कहलाओगे, अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदोगे तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाओगे। सोचने की बात यह है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बाबू, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर मतलब
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को प्रेफरेंस मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा ओवर इक्विटी शेयर्स। किस मामले में प्रायोरिटी मिलेगा बताओ मेरे को? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ क्या? डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जब कंपनी क्या करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड डिक्लेयर करती है मतलब शेयर इन प्रॉफिट डिक्लेयर करती है। उस समय पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का नहीं सोचा जाता है, पहले किनका सोचा जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का। इन लोगों को पहले क्या दिया जाता है? डिविडेंड। उसके बाद जो बचता है वो किसे दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कल को कंपनी बंद हो रही है, अगर कल को कंपनी क्या हो रही है? बंद हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो कंपनी अपने क्या करेगी? सारे एसेट्स को बेचेगी, सारी संपत्ति को क्या करेगी? सेल करेगी। फिर उनसे जो भी पैसा आएगा, फिर उनसे क्या होगा? जो भी पैसा आएगा वो अपने सारे ओनर्स को वापस करके रिटर्न करेगी। उस केस में भी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस किसे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को? प्रेफरेंस शेयर्स को। आई होप आप लोगों को एक रफ आइडिया मिला होगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, बताओ मेरे को। बाबू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गॉट अ प्रायोरिटी, दे गेट अ क्या? प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। कब बाबू? इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होगी उस समय भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। किसे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। आप खाली सुन लो, इन सब का डिटेल आपके बुक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिख लेना। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ ये होते क्या क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज क्या? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव? आप लोग समझते हो? क्यूमुलेटिव मतलब ऐड होते जाना, क्यूमुलेटिव मतलब क्या? ऐड होते जाना। अगर हम लोग बात करें इस तरह से 2017-18, 2018-19, 2019-20, मान लेते हैं कंपनी ने इन दोनों साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, इन दोनों साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। कंपनी ने क्या किया? तीसरे साल डिविडेंड डिक्लेयर किया। कंपनी ने क्या किया? तीसरे साल डिक्लेयर डिविडेंड किया। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे ना, उन लोगों को कंपनी इन तीनों ईयर्स के डिविडेंड को जोड़ के देगी। मतलब इनका डिविडेंड क्या होते जाता है? एक्यूमुलेट होते जाता है, क्यूमुलेट होते जाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फिर से समझ लो, अगर मैं बोलूँ कि कंपनी ने 2017-18 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी ने 2018-19 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो कंपनी जब 19-20 में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को कंपनी इन तीनों ईयर का डिविडेंड को जोड़ के देगी। और वही नॉन क्यूमुलेटिव वालों को कंपनी सिर्फ इस साल का डिविडेंड देगी। आपको आगे समझ में बताओ मेरे को? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन? जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते जाता है, जमा होते जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन? जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बताओ मेरे को? दूसरा होता है बाबू आपका रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। क्या होता है बताओ? रिडीमेबल एंड क्या? इररिडीमेबल। ओके, क्या होता है ये? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और समझते हैं इररिडीमेबल और रिडीमेबल क्या होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिडीमेबल, रिडीम। ये रिडीम का मतलब क्या है? रिडीम का मतलब होता है वापस करना। रिडीम का मतलब क्या होता है? वापस करना। अगर आज मैं कंपनी में पैसे लगाऊं 5 लाख रुपए, आज मैं रिलायंस कंपनी में कितने रुपए लगा रहा हूँ? 5 लाख रुपए। किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो कंपनी मुझसे पूछेगी आप किस तरह के प्रेफरेंस शेयर बाय करना चाहते हो, रिडीमेबल या इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके पैसे कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस कर देगी। कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या कर देगी? वापस कर देगी। सपोज मैं कंपनी को बोलूँ कि कंपनी मुझे प्रेफरेंस शेयर चाहिए, मुझे कौन से प्रेफरेंस शेयर चाहिए, इररिडीमेबल या रिडीमेबल। तो मैंने कहा मुझे कौन से प्रेफरेंस शेयर चाहिए? रिडीमेबल। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, मैं आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूँ। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। विच मीन्स 5 साल बाद कंपनी मेरे पूरे शेयर्स को क्या कर देगी? मेरे पूरे पैसे को वापस कर देगी और मुझसे अपने शेयर्स वापस ले लेगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा समझो, इधर ध्यान देना। ये हमारा कंपनी कौन? रिलायंस। ये हमारा कंपनी है
रिलायंस। ये वो बंदा है मिस्टर एक्स जिसने कंपनी में पैसे लगाए, कितने? 5 लाख। कौन से प्रेफरेंस शेयर में? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में। किसमें? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में। तो कंपनी क्या करेगी? मान लो कंपनी ने बोला ये कितने साल बाद रिडीम करेगी? आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर क्या? 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद क्या होगा? कंपनी पूरे 5 लाख रुपए वापस कर देगी। किसे? मिस्टर एक्स को। जिस शेयर के पैसे वापस आ जाए, जिस शेयर के पैसे क्या वापस आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, ये इररिडीमेबल क्या है? अगर हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बाय किया तो कंपनी क्या बोलेगी कि हमारे पास आपका पैसा क्या फॉरएवर आ गया है, हम लोग आपका ये पैसा वापस नहीं करने वाले। ये पैसा आपको वापस होगा। कब वापस होगा? जब कंपनी बंद होगी। जब कंपनी क्या होगी? बंद होगी। तो अगर आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, अगर आप क्या खरीद लो? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो आपका पैसा क्या कंपनी वापस करने वाली है क्या? नहीं। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपनी आपका पैसा वापस करने वाली नहीं है। आपका पैसा वापस कब आएगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी। जब कंपनी क्या होगी? वाइंड अप। तो आप सोच रहे होगे कि हमारा पैसा तो फंस गया, हमारा पैसा तो क्या हो गया? फंस गया। बाबू, कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करेगी, पर आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हो किसी दूसरे बंदे को। अभी ये शेयर किसके नाम पे है? मिस्टर एक्स के नाम पे। कंपनी से आप पैसा नहीं ले सकते। मिस्टर एक्स ने क्या किया? अपने शेयर्स को बेच दिया। किसे? मिस्टर वाई को। कंपनी के पास तो 5 लाख रुपए रह गए। बस अब वो 5 लाख पहले किसके नाम पे थे? मिस्टर एक्स। अब वो 5 लाख किसके नाम पे आ गए? मिस्टर वाई। तो बाबू, इररिडीमेबल के केस में आप कंपनी से तो नहीं मांग सकते, पर आप किसी और को तो ट्रांसफ़र कर ही सकते हो ना। गॉट इट? बताओ मेरे को, ये रिडीमेबल और इररिडीमेबल में डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बाय करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद कंपनी हमें हमारा पैसा वापस कर देगी। इररिडीमेबल में कंपनी हमें हमारा पैसा वापस करने वाली नहीं है। ओके, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, तीसरे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स में पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्या है ये? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जैसे मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, कंपनी ने कमाए थे 500 करोड़। कंपनी ने क्या कमाए थे? 500 करोड़। 500 करोड़ में से कंपनी ने 450 करोड़ बांट दिए। 450 करोड़ किसे किसे बांट दिए? डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दे दिया और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका डिविडेंड दे दिया। क्या दे दिया? डिविडेंड। कंपनी के पास अभी कितना बच गया? 50 करोड़। इसे बोलते हैं सरप्लस। इसे क्या बोलते हैं? सरप्लस। कंपनी अगर चाहे तो इस सरप्लस को बांट सकती है। कंपनी अगर चाहे तो सरप्लस को बांट सकती है। तो जो बाबू पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, उन लोगों को इस सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन का हिस्सा मिलेगा, और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, उन शेयर होल्डर्स को इस 50 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर एक लाइन में बोले तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन? जिन्हें सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा मिले। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन? जिन्हें सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा ना मिले। ईजी है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आप लोग देखोगे, लिखा हुआ कहाँ से? ये आपके बुक में अवेलेबल है, ओके ना? वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हो। अच्छा, नंबर 4, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। क्या है ये? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। बाबू, ये वो शेयर होल्डर्स हैं कन्वर्टेबल वाले जिन्हें ऑप्शन दिया जाता है। जिन्हें क्या दिया जाता है? ऑप्शन, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। अपने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। किस में? इक्विटी शेयर्स में। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब इन्हें कोई ऑप्शंस नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनका पैसा इन्हें वापस कर दिया जाएगा और ये कंपनी से बाहर हो जाएंगे। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन? जिन्हें ऑप्शन दिया जाए। जिन्हें क्या दिया जाए? ऑप्शंस। क्या ऑप्शन दिया जाए? कि आप अपने शेयर को कन्वर्ट कर लो। किस में? इक्विटी शेयर्स में। और नॉन कन्वर्टेबल शेयर कौन? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कौन? जिन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए। तो आओ तो इसे सम अप करो तो बताओ हमने क्या पढ़ा? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कौन? जिनका डिविडेंड जमा होते जाता है। अगर उन्हें 2 साल डिविडेंड नहीं मिला तो तीसरे साल उन्हें पहला साल और सेकंड साल दोनों का मिला के डिविडेंड मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव कौन? जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। अच्छा, दूसरा रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन बाबू? जिनका पैसा वापस कर दिया जाए, जिनका पैसा रिडीम कर दिया जाए। नॉन रिडीमेबल, जिनका पैसा रिडीम
ना किया जाए। गॉट इट। तीसरा पार्टिसिपेटिंग है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग जिन्हें सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग जिन्हें सरप्लस डिविडेंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल जिनका शेयर्स कन्वर्ट करने को जिन्हें ऑप्शन दिया जाए, नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें शेयर्स को कन्वर्ट करने का ऑप्शन ना दिया जाए। आई होप ये सब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सम टर्म्स रिलेटेड टू शेयर्स। पहले आप लोगों ने समझ में आया कि शेयर्स वर्क कैसे करता है? बताओ मेरे को, शेयर वर्क कैसे करता है? ये है हमारा एक कंपनी एक्स लिमिटेड। ये हमारे कंपनी क्या? एक्स लिमिटेड। उसे मार्केट से पैसा उठाना है। उसने इस बंदे से मिस्टर ए से पैसा उठाया। मिस्टर ए ने कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए। कंपनी ने मिस्टर ए को बदले में 2 लाख के शेयर्स दे दिए। मिस्टर ए क्या बन गया? एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर। कितने रुपए के लिए? 2 लाख रुपए के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप बताओ मेरे को, कोई भी कंपनी मार्केट से कितने रुपए का भी शेयर्स इशू करके पैसा उठा सकता है क्या? या इसका कोई लिमिट है? बाबू, इसका लिमिट है। इसका क्या है? लिमिट है। और ये लिमिट कौन डिसाइड करता है? ये लिमिट डिसाइड करता है सेबी। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये लिमिट कौन डिसाइड करता है? सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी डिसाइड करता है कि किस कंपनी को मार्केट से कितना शेयर इशू करने का परमिशन दिया गया है। मतलब कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है, आज कोई भी कंपनी आया और बोला कि आज मेरे को मार्केट से शेयर उठाना है, चलो 500 करोड़ का शेयर उठा लेते हैं। ऐसे क्या होगा? कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी। कंपनी पैसा करके क्या लेके कंपनी पैसा लेके क्या करेगी? भाग जाएगी। तो सेबी क्या करता है? कंपनी का क्रेडिबिलिटी चेक करता है कि ये कंपनी जितना पैसा उठा रहा है वो उतना पैसा उठाने लायक है या नहीं। तो कंपनी मार्केट में, तो सेबी कंपनी को मार्केट से जितना पैसा उठाने के लिए परमिशन देता है, जितना पैसा उठाने के लिए क्या देता है? परमिशन, उसे हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो बता बाबू, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब ये वो अमाउंट है जो कि सेबी ने क्या किया? परमिट दिया। किसे? कंपनीज को, कि आप लोग इतने रुपए तक का शेयर उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 5 करोड़। विच मीन्स कि सेबी ने उस कंपनी को कितने रुपए उठाने का परमिशन दिया है? 5 करोड़। मतलब वो कंपनी सिर्फ 5 करोड़ तक के ही शेयर्स को इशू कर सकती है। कंपनी 6 करोड़ रुपये शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। मतलब कंपनी लोगों से कितने रुपए मांग सकती है? 5 करोड़। इससे ज़्यादा मांगने का परमिशन कंपनी के पास नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या? कंपनी को कितने रुपए का शेयर इशू करने का परमिशन मिला। तो कंपनी को कितने रुपए शेयर करने का परमिशन मिला? इशू 5 करोड़। अच्छा, एक चीज़ बताओ ना, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो सेबी के पास गया, सेबी ने उसे परमिशन दे दिया कि देखो तुम 5 करोड़ तक का शेयर्स मार्केट से उठा सकता है। मतलब एक्स लिमिटेड कितना उठा सकता है मार्केट से? 5 करोड़। मतलब 5 करोड़ का वो शेयर बेच सकता है। और कंपनी को अभी 2 करोड़ की ज़रूरत है। कंपनी को अभी कितने की ज़रूरत है? 2 करोड़ की। तो ज़बरदस्ती तो नहीं पूरा 5 करोड़ उठाएगा बाजार से। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है बाबू? इशूड शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स को मार्केट में इशू किया, मतलब कंपनी कितने रुपए के शेयर्स बेचना चाहती है। ये कितना दिया हुआ है? 2 करोड़। ये कितना? 2 करोड़। एनालिसिस करो, उसका मतलब क्या है? कंपनी को परमिशन मिला कि आप मार्केट में कितने करोड़ के शेयर्स उठा सकते हो? 5 करोड़। पर कंपनी ने कितना उठाया? 2 करोड़। मतलब कंपनी के पास अभी भी 3 करोड़ बचा हुआ है। कंपनी को जब मन करेगा तब कंपनी वो पैसे को क्या करेगी? वो शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी और 3 करोड़ रुपए बाजार से उठा लेगी। गॉट इट? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ ना मेरे को, क्या लगता है? एक्स लिमिटेड अभी एक नया कंपनी है, वो मार्केट में आया। एक्स लिमिटेड ने बोला आप लोग मेरे शेयर्स खरीद सकते हो। कितने रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हो? 2 करोड़। क्या लगता है ये कंपनी के सारे शेयर्स बिक ही जाएंगे क्या? हो सकता है ना बिके, हो सकता है ना बिके। तो जितने शेयर्स सेल होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स जिन्हें खरीद लेते हैं, शेयर होल्डर्स जिन्हें क्या खरीद लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो कितना बिका बताओ मेरे को? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। मतलब कंपनी कितना शेयर्स बेचना चाह रहा था बाबू? 2 करोड़। कितना बिका? 1.5 करोड़। कितना नहीं बिका?
5 करोड़, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये सब कुछ टर्म्स है जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स बनाते समय यूज़ करेंगे। तो चलो बताओ मेरे को हमने क्या सीखा? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? जितना शेयर्स इशू करने का कंपनी को परमिशन मिला है, किससे? सेबी से। इशूड शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी ने जितना शेयर मार्केट में इशू किया बेचने के लिए। अच्छा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लोगों ने कितना शेयर्स को खरीदा। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लोगों ने कितना शेयर्स को नहीं खरीदा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को इसे कॉपी करना है तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो। ये चारों टर्म्स आप लोगों ने समझ गए बच्चों। अब और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे हम लोग क्या फर्दर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर्स का कुछ सम्स करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान दो, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक कंपनी क्या है? वाई लिमिटेड। और उसने इशू किए, उसने क्या किए? इशू किए। कितने इशू किए बताओ मेरे को? 3 करोड़। कितना इशू किया? 3 करोड़। और मालूम है लोगों ने कितना खरीदा? लोगों ने खरीदा 2 करोड़। बताओ मेरे को, इशूड शेयर कैपिटल कितना? 3 करोड़। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना? 2 करोड़। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना? 1 करोड़। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसके से मालूम है बाबू, कंपनी को ये 2 करोड़ जो लोग सब्सक्राइब किया था ना, उसे भी वापस करना पड़ेगा। उसे भी क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी का एक ऐसा रूल है, सेबी का एक ऐसा क्या है? रूल है कि कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है, कंपनी जितने भी शेयर क्या इशू करती है, उसके 90% को कम से कम सब्सक्राइब होना ही पड़ेगा। उसे 90% को कम से कम सब्सक्राइब होना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी को पूरे पैसे को रिटर्न करना होगा। तो अब ध्यान दो मेरे को, 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ का 90% बताओ मेरे को कितना हो गया? 2.7 करोड़। 2.7 करोड़ मतलब 2 करोड़ 70 लाख। तो अगर लोग 2 करोड़ 70 लाख तक खरीद ले तब तो वाई लिमिटेड को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर लोग 2 करोड़ खरीदे तो कंपनी को ये पूरे पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। इस केस में देखो, कंपनी ने कितना इशू किया था? 2 करोड़। कंपनी ने कितना इशू किया था? 2 करोड़। 2 करोड़ का 90% कितना होता है बाबू? 1 करोड़ 80 लैक्स। 1 करोड़ क्या? 80 लैक्स। तो मेरे इस एग्जाम्पल में कंपनी का कितना बिका था? 1.5 करोड़। तो कंपनी को क्या करना होगा? पूरा पैसा रिटर्न करना होगा। कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। भाई अगर इसे कितना सब्सक्राइब हो जाता? 1.8 करोड़। कितना सब्सक्राइब हो जाता बताओ मेरे को? 1.8 करोड़। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, कंपनी मार्केट में काम करना कंटिन्यू कर सकता है। बताओ यहाँ पे अनसब्सक्राइब कितना बचा? 0.2 करोड़। ध्यान रखोगे क्या? कंपनी जितना भी शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी जितना भी शेयर क्या इशू करना चाहती है, उसका 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। उसका 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंपनी को पूरे पैसे क्या करने होंगे? रिफंड करने होंगे। गॉट इट? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आज हम लोग शेयर के इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्स करने वाले हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझ लेना। कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। ओके, टिल देन थैंक यू।